हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिमेन कलेक्शन का। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूरिन कलेक्शन के बारे में। उसके बाद हम करेंगे स्पूटम कलेक्शन, स्टूल कलेक्शन और द ब्लड कलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आता है यूरिन कलेक्शन। तो यूरिन कलेक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, स्पेसिमेन हम कितने टाइप से ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रैंडम कलेक्शन। रैंडम कलेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी टाइम रैंडमली आप कलेक्शन कर रहे हो, यूरिन का किसी भी टाइम सैंपल ले रहे हो, तो वो रैंडम कलेक्शन के अंदर आता है। लेकिन ये जो स्पेसिमेन होता है ये हमारा जो होता है वो इतना एनालिसिस के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होता है, या फिर बेस्ट स्पेसिमेन हमारा नहीं होता है एनालिसिस के लिए। क्योंकि जो रैंडम कलेक्शन होता है कई बार जो होता है हमने वाटर ज्यादा इंजेस्ट किया होता है या फ्लूइड ज्यादा लिया होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड होता है। तो रैंडम कलेक्शन में जो एनालिसिस होकर हम करते हैं या जो फाइंडिंग्स हमारी आती है वो कई बार एक्यूरेट फाइंडिंग नहीं आती है। ठीक है, फिर आता है हमारा फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन। फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन में हमारा आता है कि सुबह मॉर्निंग में उठते ही अगर हम सबसे पहले जो है यूरिन का सैंपल स्पेसिमेन ले रहे हैं तो वो हमारा मॉर्निंग कलेक्शन में आता है। और ये सबसे बेस्ट स्पेसिमेन होता है हमारा एनालिसिस के लिए, अगर हम मॉर्निंग टाइम में स्पेसिमेन है वो कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन आता है। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन जो होता है वो हम किस लिए लेते हैं, ये हमारा स्टेराइल स्पेसिमेन होता है। जो मिड स्ट्रीम होता है इसको हम किस लिए लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लेते होते हैं, या फिर हम इसको क्या सेंसिटिविटी टेस्ट या कल्चर हमने करना है, सेंसिटिविटी टेस्ट या फिर हमने कल्चर करके देखना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते होते हैं, मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन में हम क्या करते हैं, अगर हमने मिड स्ट्रीम सैंपल लेना है तो जेनिटेलिया जो है उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे सैंपल कलेक्शन से पहले। फिर है टाइम कलेक्शन स्पेसिमेन। जो टाइम कलेक्शन स्पेसिमेन होता है उसमें एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि हमें 8 आवर्स का सैंपल चाहिए, 6 आवर्स का चाहिए, या फिर हमें 24 आवर का जो सैंपल है वो एनालिसिस के लिए चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं टाइम्ड कलेक्शन स्पेसिमेन। ये क्वांटिटेटिव एनालिटिकल स्टडी के लिए किया जाता है। जैसे कुछ चीजें हमने स्टडी करनी है, जैसे कि हमने यूरिक एसिड देखना है, यूरिन के अंदर कितना है, क्रेटेनिन देखना है हमने, यूरिन के अंदर कितना है, यूरिया हमने देखना है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने सोडियम देखना है कितना है यूरिन के अंदर आ रहा है, पोटेशियम देखना है, कॉर्टिसोल देखना है। तो ये चीजें अगर हमें एनालिसिस करनी है तो उसके लिए जो सैंपल लिया जाता है दैट इज टाइम कलेक्शन स्पेसिमेन। फिर होता है कलेक्शन फ्रॉम द कैथेटर। अगर हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं पेशेंट की तो कैथेटर इंसर्ट करते ही हम वहीं से अगर डायरेक्ट स्पेसिमेन ले रहे हैं तो उसको हम बोलते होते हैं कलेक्शन फ्रॉम द कैथेटर। या फिर पेशेंट को कैथेटराइज किया हुआ है और सीरिन से क्या करते हैं हम वहां पे सैंपल लेते होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम द कैथेटर। फिर आता है सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन। जो सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन होता है इसमें हम डायरेक्टली ब्लैडर के अंदर से स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। इसमें एब्डोमेन में हम नीडल इंसर्ट करेंगे ब्लैडर के अंदर और वहां से हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर अदर मेथड जो है वो स्टेराइल स्पेसिमेन कलेक्ट करने के अदर मेथड कन्वेंशनल नहीं है तो हम सुप्राप्यूबिक जो एस्पिरेशन मेथड है उसको यूज करते हैं। ठीक है, और मेथड अगर हमें कन्वेंशनल नहीं है उस टाइम पे स्टेराइल सैंपलिंग के तो सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन किया जाता है। फिर आता है हमारा 24 आवर कलेक्शन। जो 24 आवर कलेक्शन हमारा होता है वो हम क्या करते होते हैं, मॉर्निंग 8 बजे से हम शुरू करते हैं और जितना पहले का यूरिन होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मॉर्निंग में हम टाइम ले लेते हैं कि इस टाइम से हमने स्टार्ट किया है 8 बजे से, और अगले दिन 8 बजे तक का टोटल जितना यूरिन होता है उसको हम कलेक्ट करते होते हैं एनालिसिस के लिए। तो उसको हम बोलते हैं 24 आवर कलेक्शन। इसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं कलेक्शन के लिए, और प्रिजर्वेटिव हम जो डालते होते हैं दैट इज द बोरिक एसिड, या फिर हम डालते होते हैं क्लोरोफॉर्म, या फिर हम डालते होते हैं इसके अंदर फॉर्मेलिन। ये प्रिजर्वेटिव है जो 24 आवर के कलेक्शन के लिए डाले जाते हैं। फिर हमारा आता है पीडियाट्रिक स्पेसिमेन। जो पीडियाट्रिक स्पेसिमेन है वो बच्चों में यूरिन का
स्पेसिमेन लेने के लिए पीडियाट्रिक स्पेसिमेन में हम क्या करते हैं, एक बैग जो होता है वो बच्चों की जेनेटेलिया से अटैच कर देते हैं और उस बैग के अंदर यूरिन का जो सैंपल है वो कलेक्ट करते हुए उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक स्पेसिमेन, या फिर इसको बैग स्पेसिमेन भी बोलते हैं या बैग कलेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। फिर हमारे आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, और इन डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम क्या क्या डिटरमाइन करेंगे और क्या क्या फाइंडिंग्स हमारी आएगी। तो इसमें सबसे पहले आता है कोल्ड टेस्ट, हॉट टेस्ट। ये होता है यूरिन एल्बुमिन के लिए, और इसमें जो यूरिन है वो कैसा दिखेगा आपको, क्लाउडी यूरिन दिखेगा। फिर आता है बेंडिक टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ये शुगर के लिए करते हैं। इसमें यूरिन पहले ग्रीन होएगा, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, और ऐसे कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब टेस्ट है वो पॉजिटिव है। फिर सल्फर पाउडर टेस्ट होता है, इसको हे टेस्ट भी हम बोलते हैं। ये बाइल साल्ट के लिए किया जाता है, और इसमें अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फर डालेंगे तो वो बॉटम पे चला जाता है। फिर होता है आयोडीन टेस्ट, इसको स्मिथ टेस्ट भी बोलते हैं। ये बाइल पिगमेंट के लिए किया जाता है, और ग्रीन कलर की रिंग बनती है इसके अंदर। फिर हमारा रोथरा नाइट्रोफ्लोराइड टेस्ट होता है, ये कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और इसमें जो कलर होता है यूरिन का वो पर्पल कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और इसमें हम कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है और क्या हमारी फाइंडिंग्स आती है, तो वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। तो जनरली जो होता है वो क्वेश्चन डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर आता है कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए करेंगे। तो कई बार पूछते हैं एल्बुमिन के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट होता है, बेंडिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूरिन का कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। फिर होता है कि कई बार क्या होता है, यूरिन को हम देख के ही पता चल जाता है कि कोई ना कोई जो है एबनॉर्मेलिटी पेशेंट को है, या कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है। नॉर्मली जो यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है नॉर्मली। अगर डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, पेल येलो से कलर जो यूरिन का वो डार्क है, डार्क रेड कलर या ऑरेंज से कलर का आ रहा है यूरिन, तो इसका मतलब कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है और उसका जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑरेंज कलर का अगर यूरिन आ रहा है, ऑरेंज कलर का यूरिन किस में आता है, रिफेम्पिसिन। अगर पेशेंट जो है वो रिफेम्पिसिन ले रहा है तो उसमें जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है। रिफेम्पिसिन जो होती है एंटी ट्यूबरकल ड्रग होती है, टीबी के पेशेंट को देते होते हैं, तो उसमें जो कलर है यूरिन का वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर रेड कलर का यूरिन आ रहा है तो वो क्या हो सकता है, पेशेंट को कोई ना कोई रीनल स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ना कोई किडनी प्रॉब्लम है वो पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। कई बार जो कलर है यूरिन का वो ग्रीन या फिर पर्पल कलर का भी होता है। ये किस वजह से होता है, कई बार क्या होता है, पेशेंट कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा होता है या कोई स्पेशल फूड ले रहा होता है स्पेसिफिक, तो वो हिस्ट्री हमें पेशेंट की लेनी होती है कि पेशेंट कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है या कोई स्पेसिफिक डाइट तो पेशेंट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हम हिस्ट्री में पहले ही हम ले लेंगे अगर हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अगर हमें क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है तो 24 आवर का जो यूरिन होता है वो बेस्ट होता है क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए जो होता है वो मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमने करना है उसके लिए। ठीक है, तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं जो यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द यूरिन कलेक्शन एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द यूरिन। यूरिन कलेक्शन के बाद हमारा स्पूटम कलेक्शन आता है। तो स्पूटम कलेक्शन में हम जब एग्जामिनेशन करते हैं स्पूटम का तो ग्रॉस अपीयरेंस देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, या फिर साइटोलॉजी करते हैं, सेल स्टडी करते हैं इन केस ऑफ स्पूटम एग्जामिनेशन। तो स्पूटम एग्जामिनेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो मॉर्निंग का सैंपल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। मॉर्निंग सैंपल जो स्पेसिमेन मॉर्निंग का होता है वो सबसे बेस्ट होता है स्टडी करने के लिए। स्पूटम के केस में भी जैसे यूरिन के केस में था ऐसे अर्ली मॉर्निंग का हम सैंपल लेते हैं, और उससे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को सैंपल लेने से पहले रिंज द माउथ,
पेशेंट को माउथ को रिंच करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब पेशेंट सुबह उठता है तो जो सैंपल होता है वो कंटामिनेट हो जाता है माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ में। इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, रिंच करने के लिए बोलते हैं माउथ को, और उसके बाद पेशेंट को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, डीप कफिंग के लिए, डीप कफिंग के लिए बोलेंगे। डीप कफिंग के लिए पेशेंट को एनकरेज करेंगे, और उसके बाद जो स्पूटम का सैंपल है वो हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद जो स्टेराइल ट्यूब होती है उसके अंदर हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको प्रॉपर लेबल करके हम क्या करते हैं, उसको स्टडी के लिए लैब के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें जो स्पूटम हमने सैंपल लिया है एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको क्या करेंगे, लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए उसको भेज देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्पूटम कलेक्शन का है। स्पूटम कलेक्शन में हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने कभी भी स्लाइवा नहीं भेजना पेशेंट का। कई बार जो होता है वो कफ, पेशेंट की जो है स्पूटम आता नहीं है, पेशेंट कफ करता है, तो कई बार क्या करते हैं, जो स्लाइवा होता है उसको हम भेज देते हैं सैंपल की उसमें, तो उससे जो होती है फॉल्स एनालिसिस होती है, जो फाइंडिंग्स होती है वो एक्यूरेट नहीं आती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें स्लाइवा जो है वो सैंपल में नहीं भेजना है। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर हम क्या कर रहे हैं, सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं, स्पूटम में सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं, या फिर कल्चर कर रहे हैं, या फिर एसिड फास्ट बेसिलाई देख रहे हैं हम स्पूटम कल्चर के अंदर, तो जो एंटीबायोटिक है पेशेंट की वो स्टॉप कर देंगे। पेशेंट एंटीबायोटिक्स पे नहीं होना चाहिए, जो एंटीबायोटिक्स है पेशेंट की वो स्टॉप कर देंगे। अगर एंटीबायोटिक्स हमने स्टॉप नहीं किए हैं तो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आएगी, अगर हम सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहे हैं या फिर कल्चर टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, स्टॉप द एंटीबायोटिक्स 3 days प्रायर टू द टेस्ट। ठीक है, तो एंटीबायोटिक को हम स्टॉप कर देंगे, मॉर्निंग सैंपल लेंगे, डीप कफिंग के लिए पेशेंट को एनकरेज करेंगे, एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो सैंपल को हम लैब में भेज देंगे, और स्लाइवा हमने नहीं लेना है, नहीं तो एक्यूरेट रीडिंग हमारी नहीं आएगी, फॉल्स रीडिंग आएगी। ठीक है, तो स्पूटम कलेक्शन के अंदर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है स्पूटम को सेंड करने से पहले। फिर हमारा आता है स्टूल कलेक्शन। स्टूल कलेक्शन, जो स्टूल कलेक्शन या स्टूल सैंपल स्पेसिमेन जो हम भेजते होते हैं वो क्या चीजें देखते हैं, या तो हम देखते होते हैं कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं है स्टूल के अंदर, इन्फेक्शियस एजेंट तो नहीं है, कोई पैरासाइट तो नहीं है, फैट तो नहीं है, या फिर स्टूल के अंदर क्या है, ब्लड तो नहीं आ रहा। तो ये चीजें हम जो है वो एनालाइज करते हैं स्टूल स्पेसिमेन के अंदर। अगर ब्लड आ रहा है तो इसको हम मेलेना बोलते हैं, अगर ब्लड आ रहा है स्टूल के अंदर तो दैट इज कॉल्ड मेलेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम स्टूल स्पेसिमेन में देखते होते हैं। तो जो हम सैंपल लेते हैं वो 15 to 30 ग्राम जो है वो सैंपल लेंगे, और जो हमारा कंटेनर है उसको हम पहले ही लेबल कर लेंगे। और सैंपल लेते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कंटेनर है हमारा वो ओवरफिल्ड नहीं होना चाहिए, या फिर वो बाहर से डर्टी नहीं होना चाहिए। हमें जितने सैंपल की जरूरत है उतना ही सैंपल लेंगे, कंटेनर को ओवरफिल्ड हम नहीं करेंगे। ठीक है, एज अर्ली एज हमने जो सैंपल है वो हम क्या करेंगे, लैब में भेज देंगे, उसको पहले ही कंटेनर को हम लेबल करके रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरा क्या है कि जब हम स्टूल स्पेसिमेन लेते हैं तो एक्यूरेट फाइंडिंग के लिए थ्री थ्री सैंपल जो होते हैं वो हमने भेजने होते हैं। 3 दिन तक लगातार 3 सक्सेसिव डेज तक जो सैंपल है वो हमें सेंड करने होते हैं। अगर हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी है स्पेसिमेन की तो 3 दिन तक जो सैंपल है वो लगातार हम लैब के अंदर भेजेंगे। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सैंपल हम भेज रहे हैं वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में ना हो, फीसस जो है वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से जो फाइंडिंग्स है वो हमारी एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है, और कई बार जो गम्स में ब्लीडिंग होती है वो स्टूल के साथ आती है, और हम समझते हैं कि मेलिना जो हो रहा है कोई और प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और तो अगर हमें पता है कि गम ब्लीडिंग हो रही है तो सैंपल से पहले हम क्या करेंगे, अपने माउथ को प्रॉपर रिंच करेंगे, प्रॉपर जो है ओरल कैविटी उसको प्रॉपर क्लीन करेंगे, ताकि जो ब्लड है वो स्टूल के साथ नहीं आए।
इसके अलावा स्टूल सैंपल अगर हम ले रहे हैं तो पेशेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स पे ना हो, कई दिन तक लगातार अगर एंटीबायोटिक्स पे होगा फिर भी फाइंडिंग हमारी एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो स्टूल सैंपल होता है उसको हमने डिले नहीं करना है लैब तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर हम उसको डिले करेंगे लैब में पहुंचाने के लिए तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाती है, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, डाई हो जाते हैं। तो इसीलिए जो फाइंडिंग्स होती है वो एक्यूरेट फाइंडिंग्स नहीं आती है स्टूल स्पेसिमेन के अंदर। ठीक है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जो सैंपल है एज अर्ली एज पॉसिबल हमें लैब में भेजना है, और 3 सक्सेसिव डेज तक हम क्या करते हैं, 3 दिन तक लगातार सैंपल भेजेंगे, तभी जो एक्यूरेट फाइंडिंग्स है वो हमें मिलती है इन केस ऑफ द स्टूल स्पेसिमेन। ठीक है। दूसरा हम देखते होते हैं कि फैट तो नहीं आ रही स्टूल में, तो इस चीज के लिए जो हमारा कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए, और हमारा जो कंटेनर है वो प्री वेट होता है, उसको प्री वेट रखते हैं और एयर टाइट रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कल्चर टेस्ट या सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो कंटेनर है वो क्या होना चाहिए, हमारा जो कंटेनर जिसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्टेराइल होना चाहिए अगर हमें एक्यूरेट फाइंडिंग्स चाहिए। ठीक है। तो ये है हमारा स्टूल कलेक्शन के बारे में। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आता है ये मॉर्निंग सैंपल के बारे में आता है कि कौन सा सैंपल है वो सबसे बेस्ट रहेगा। पेशेंट को किस चीज के लिए एनकरेज करेंगे, सैंपल से पहले रिंज द माउथ एंड डीप कफिंग के लिए एनकरेज करेंगे। तो इन चीजों पे कई बार क्वेश्चन आता है स्पूटम स्पेसिमेन से रिगार्डिंग। ठीक है। तो उसके बाद हमें अगर कोई भी स्पेसिमन हम ले रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हमारा होता है राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट अमाउंट, हम कोई भी अगर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी स्पेसिमेन अगर हम ले रहे हैं तो उसमें क्या होएगा, हमारा एक तो राइट पेशेंट होना चाहिए, दूसरा राइट टाइम पे लेंगे, एक राइट अमाउंट में लेंगे, और सबसे लास्ट है हमारा राइट कंटेनर। जो कंटेनर है वो हमारा राइट होना चाहिए कि हमने स्पेसिमेन जो है वो किस कंटेनर में लेने हैं। तो दीज आर द 4 रूल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, 4 रूल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है। ये आपने याद रखने हैं कि 4 रूल्स कौन से होते हैं। तो 4 रूल्स है राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट अमाउंट एंड द राइट कंटेनर। उसके बाद हमारा आता है ब्लड स्पेसिमेन। अगर हमें ब्लड का सैंपल लेना है तो हम किस में लेते हैं, ब्लड सैंपल हम लेते हैं डिफरेंट टाइप के, हमारे पास वैक्यूटेनर्स आते हैं जिसमें हम ब्लड का सैंपल लेते हैं। उनमें पहले से ही जो होते हैं वो एंटीकोगुलेंट जो है प्रेजेंट होते हैं पहले से ही, या फिर प्लेन वायल होती है। तो अलग अलग कलर के हमारे पास वैक्यूटेनर्स हैं और उनमें डिफरेंट टाइप के एडिक्टिव्स होते हैं, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं, और इनमें कौन किस चीज का अगर हमें सैंपल लेना है तो कौन से वैक्यूटेनर में हम लेंगे तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेड कलर का वैक्यूटेनर जो कि प्लेन होता है। ठीक है। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है कि कौन सा वैक्यूटेनर है जिसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्लेन है, रेड जो वैक्यूटेनर होता है वो प्लेन होता है। अगर किसी टेस्ट के लिए हमें क्लॉट फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जो है रेड में सैंपल लेते हैं। 6 ml तक वॉल्यूम लेंगे और इसमें जो टेस्ट करेंगे क्रायोप्रोटीन या फिर इम्यूनो हिमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो हम करते होते हैं रेड वैक्यूटेनर से सैंपल लेके। उसके बाद लाइट पर्पल कलर की का वैक्यूटेनर आता है जिसमें क्या होता है, हमारा K2 EDTA जो है ये हमारा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। 6 ml हम सैंपल लेते हैं, और जो लाइट पर्पल है इसमें हम ग्रुप के लिए ब्लड ग्रुप अगर कराना है, क्रॉस मैच अगर करना है ट्रांसफ्यूजन के लिए वो करते हैं, या फिर कुम्स टेस्ट हम करते होते हैं, RH इनकम्पेटिबिलिटी हमें देखनी है तो वहां पे कुम्स टेस्ट हम करते हैं। तो उसके लिए हम सैंपल किस में लेंगे, लाइट पर्पल कलर के वैक्यूटेनर में लेंगे। फिर हमारा डार्क पर्पल आता है, इसमें भी जो एंटीकोगुलेंट होता है दैट इज EDTA। 3 ml हम लेते हैं। इसमें जितने भी हमारे हिमेटोलॉजिकल टेस्ट है जैसे कि TLC है, DLC है, HB है, पेरिफेरल स्मीयर है, मलेरिया पैरासाइट के लिए हमें स्मीयर बनानी है, टाइफाइड का टेस्ट करना है जो कि विडाल हम करते होते हैं, हमारे सरफेस मार्कर अगर हमने देखने हैं। ठीक है। जैसे कि सरफेस मार्कर हमारे कहाँ होते हैं,
HBsAg, जो हेपेटाइटिस का हम टेस्ट करते हैं, HBsAg जो है सरफेस मार्कर होता है हेपेटाइटिस के टेस्ट के अंदर, तो वो भी हम इसी में करेंगे, डार्क पर्पल के अंदर। फिर हमारी ग्रीन आती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीन में कौन सा होता है हमारा, ग्रीन के अंदर हिपेरिन प्रेजेंट होता है। 4 ml सैंपल लेते हैं, जितनी भी क्रोमोसोमल स्टडी हमने करनी है, विटामिन B1 टेस्ट करनी है, विटामिन B6 करनी है, या लेड टेस्टिंग करनी है ब्लड के अंदर, तो हम सैंपल किस में लेते हैं, ग्रीन के अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा ब्लू आता है, इसमें कौन सा होता है, एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट होता है ब्लू के अंदर, इसमें हम 3 ml तक लेते होते हैं सैंपल, और हमारी जितनी भी कोगुलेशन स्टडी है वो सारी की सारी हम किस में लेते हैं, ब्लू में लेते होते हैं सैंपल। कोगुलेशन स्टडी में हमारा आता है ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, तो ये APTT जो है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, क्लोटिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम है, जितनी भी कोगुलेशन स्टडी है, तो ये सारी की सारी हम सैंपल किस में लेंगे, ब्लू वैक्यूटेनर के अंदर लेते हैं, और इसमें एंटीकोगुलेंट होता है हमारा सोडियम सिट्रेट। ठीक है, तो APTT एक्टिवेटेड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद हमारा ग्रे आता है, इसमें सोडियम फ्लोराइड होता है और पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है एंटीकोगुलेंट, और इसमें हम 6 ml सैंपल लेते हैं। हम अगर हमने ब्लड शुगर देखनी है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है ब्लड शुगर के लिए, या फिर अल्कोहल का टेस्ट करना है ब्लड के अंदर, तो हम सैंपल किस में लेते होते हैं, ग्रे वैक्यूटेनर के अंदर लेते हैं। फिर हमारा आता है येलो कलर का, जो येलो कलर का होता है वो जनरली हमारा क्या होता है, प्लेन होता है येलो कलर का। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितनी भी हमारी बायोकेमिस्ट्री है और सीरोलॉजी है वो हमारी येलो कलर में जाती है, ये प्लेन होता है। और अगर येलो कलर अवेलेबल हमारे पास नहीं है तो हम क्या किस में भेजते हैं, ये हमारे रेड में भेज सकते हैं, क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री और सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं हमारे, वो सारे के सारे जो होते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट नहीं होना चाहिए, तो रेड वाली वायल भी हमारी प्लेन होती है और येलो वाली वायल भी हमारी प्लेन होती है, दोनों में कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो येलो प्रेजेंट नहीं है तो आप किस में भेज सकते हो, ये सारे के सारे टेस्ट आप रेड वैक्यूटेनर में भी भेज सकते हो। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे इसमें आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट में हमारे क्या क्या आते हैं, किडनी फंक्शन में हम देखते हैं ब्लड के अंदर यूरिया कितना है, ब्लड के अंदर क्रेटिनिन कितना है, यूरिक एसिड का लेवल कितना है। ठीक है, तो ये हमारे किस में आते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर। फिर हमारा आता है लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट में हम बिलीरुबिन देखते हैं, बिलीरुबिन कितना है ब्लड के अंदर, सीरम बिलीरुबिन चेक करते हैं। इसके अलावा हम SGOT SGPT जो है वो देखते होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, TFT बोलते हैं हम, तो वो भी हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं, TFT अगर हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने HIV का टेस्ट करना है, या फिर हमने आयरन ब्लड के अंदर आयरन देखना है कितना है, या फिर हमने क्या है, डेंगू सीरोलॉजी करनी है, डेंगू सीरोलॉजी देखनी है, या फिर हमने ब्लड के अंदर विटामिन D देखनी है कितनी है, या फिर हमने क्या करना है, ट्रॉप टी करना है, ट्रॉप टी करना है, विटामिन D का लेवल चेक करना है, आयरन देखना है ब्लड के अंदर कितना है, डेंगू सीरोलॉजी चेक करनी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम किस में लेंगे, येलो के अंदर सैंपल लेंगे। येलो अवेलेबल नहीं होता जनरली, तो हमारे पास क्या होता है, रेड वायल होती है, वो भी प्लेन वायल है, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए हम कौन सी लेंगे, रेड वैक्यूटेनर लेंगे। तो इसमें आपने याद रखना है बायोकेमिस्ट्री के लिए रेड और येलो होता है, और हिमेटोलॉजी का आपने याद रखना है, हिमेटोलॉजी का हमारा कौन सा था यहाँ पे, डार्क पर्पल जो है वो हिमेटोलॉजी के लिए हम लेते होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। क्रोमोजोमल स्टडी का आपने याद रखना है, जो ग्रीन है वो क्रोमोजोमल स्टडी के लिए यूज करते हैं, या फिर जो ब्लू है हमारा वो किसके लिए यूज होता है, वो कोगुलेशन स्टडी के लिए यूज होता है, जो ब्लू वाली वायल होती है हमारी। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है यहाँ से, कि कौन से वैक्यूटेनर में कौन सा सैंपल है वो हमने कलेक्ट करना है और लैब में भेजना है। ठीक है, तो ऑल अबाउट स्पेसिमेन कलेक्शन हमने पढ़ लिया है, यूरिन कलेक्शन के बारे में, स्पूटम कलेक्शन के बारे में, स्टूल कलेक्शन के बारे में, और ब्लड कलेक्शन के बारे में। ठीक है।
तो ये था हमारा स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन जनरली कई बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और वैसे भी क्लिनिकल में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा स्पेसिमेन लेते हुए हमें कौन कौन सी चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। तो थैंक यू सो मच।